और इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई है। गलवान घाटी में झड़प हुई, एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई, जिसमें भारत के गलवान घाटी के अंदर ये झड़प हुई है। भारत के 3 जवान इसमें शहीद हो गए, एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, क्या खबर है गलवान घाटी से? देखिए, अभी 2 लाइन की एक आधिकारिक बयान भारतीय सेना ने जारी किया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गलवान घाटी एरिया में चाइनीज आर्मी की तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें कि 2 जवान और 1 ऑफिसर शहीद हुए हैं। ये रात की घटना है। गलवान घाटी वो एरिया है, तुषार, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जहां डिस्प्यूट नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, क्योंकि एलओसी और एलएसी में एक बेसिक डिफरेंस ये है, जो पाकिस्तान के साथ एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो डिफाइंड है, दोनों पक्षों को मालूम है कि कहां पर हम हैं, कहां पर दूसरा पक्ष है। लेकिन एलएसी डिफाइंड नहीं है। उसके कई हिस्से ऐसे हैं जहां चीन भी अपना दावा करता है और भारत भी अपना दावा करते हैं, जैसे पेगोंग झील कर दिया है। लेकिन जो गलवान घाटी है, इसको ये अनडिस्प्यूटेड है, चाइना भारत का हिस्सा मानता है। फिर भी 5 मई से चाइनीज आर्मी का एक बड़ा जत्था आकर यहां पर बैठा हुआ है। अब बातचीत चल रही थी, ये बात हो रही थी कि चीनी सैनिक पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये फायरिंग की घटना आई है। अब अभी विदेश मंत्रालय के बयान का भी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, इस पर कितना ध्यान लिया जा रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि अब स्थिति उतनी साफ नहीं रह गई है, आसान नहीं रह गई है। 1987 के बाद से पहली बार दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई है, तुषार। और ये अगर किसी सैनिक के शहीद होने की बात कहें तो 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। तो यकीनन स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है सीमा पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जुड़ गए, जीएस संधू साहब। संधू साहब, भारत चीन के बीच सब कुछ ही ठीक होता नजर आ रहा था, लेकिन अचानक से यह खबर आना कि गलवान घाटी में झड़प हुई, भारत के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना का ब्लफ किसी न किसी दिन तो कॉल आउट होना ही चाहिए था, क्योंकि 1962 के बाद 2 इंसिडेंट हुई, एक बार नथुला में, एक बार और भी ईस्टर्न सेक्टर में, जबकि मीडिया में ये बात नहीं आई। लेकिन हमने चाइना को, जिसे अंग्रेजी में बोल दे, ब्लडी नोज दिया और उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ आगे करने के लिए। अभी जो रिपरकशंस हो रही है, ये आइसोलेटेड नहीं है। व्हाटएवर जो हमने एक्शन लिया है 370 को, उसकी वजह से कुछ टेक्निकल बातें कुछ आती हैं, जो भी एग्रीमेंट है चाइना के साथ, और वो उसको पूरा एक्सप्लॉइट करना चाहता है। क्योंकि जो हमारी इंटेंशन हमने दिखाई है कि हम पीओके को भी खत्म करना चाहते हैं जी, और उसके बाद हम अपना जो बॉर्डर है सीधा अफगानिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं, और चाइना के पूरे साउथ में इंडिया का कब्जा होगा जी। जब इंडिया का कब्जा होगा तो जो भी उसने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो भी अंडर थ्रेट आता है जी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चाइना अपने मसल दिखा रहा है। संधू साहब, 1962 की लड़ाई से पहले चाइना, जब हिंदुस्तान, इससे पहले जी, हम बहुत बड़ी गलती करते रहे हैं पास्ट में, अभी भी करते रहे हैं, कि हमने हमेशा पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझा है। अपनी कैलकुलेशंस में 2.5 फ्रंट, कहने का मतलब कि चाइना, पाकिस्तान और इंटरनल इंसर्जेंसी को एक समय हमें मुकाबला कर पड़ना चाहिए जी। लेकिन ये थ्योरी में है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड नहीं है। संधू साहब, 1962 से पहले जब माओ हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन 62 में जिस तरह से छुरा घोंपा, आज भी शायद वही है। मीटिंग का दौर चलता है, बायलैटरल मीटिंग होती है, उसमें कहता है कि चीन कहता है कि भारत के साथ बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाएंगे, और सीमा पर इस तरीके से हमारे जवान शहीद हो जाए तो क्या फिर वही दौर? देखिए, कहते हैं कि जो एक बार ही किसी से धोखा खा के समझ जाए वो ही अच्छा स्टेट्समैन होता है, लेकिन जो बार बार धोखा खाए जी और बार बार किसी को एतबार करे, उसको अच्छा स्टेट्समैन नहीं माना जाता। आप तो इतनी बात कर रहे हैं, अक्साई चिन में, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने रोड बना ली और हजारों किलोमीटर एरिया हमारा ले लिया। बिल्कुल, अक्साई चिन का इलाका। और उस समय, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, पार्लियामेंट में
इंडिया के सबसे बड़े लीडर बोलते हैं क्यों वहां तो ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं ग्रो करता, वहां ले लिया। तो अगर ऐसा एटीट्यूड हो जो आपका हेड है उस समय का, और उसके बाद वही हेड है जो 62 का शॉक नहीं ऑब्जॉर्व कर चुके, और उसके बाद हम जो ज्यादा जो भी मिलिट्री एक्शन हम कर रहे हैं हम उसको ज्यादा पॉलिटिकल साइड में ले जा रहे हैं, उसको वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप वेपन एक्विजिशन दिखा रहे हैं, कर नहीं रहे। आप ग्राउंड के ऊपर जो जितनी हमारी ताकत होनी चाहिए उसको अखबारों में दिखा रहे हैं, उसको मीडिया में दिखा रहे हैं, ऑन ग्राउंड नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं ये कह चुका हूं कि जो इंडियन सोल्जर है वो चाइनीज सोल्जर से 10 गुना बेटर है। अगर वो लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं तो रिटायर बैठा हुआ यहाँ बोलता हूँ, मैं तैयार हूँ उनके साथ लड़ाई करने के लिए। और जो उधर बॉर्डर पे बैठे हैं उनका क्या जोश होगा आप उसको खुद मान सकते हैं। संधू साहब, अगर बातचीत के रास्ते पर बैठकर जब टेबल पर बात होती है और चाइना ये कहता है कि एक पॉजिटिव बातचीत हुई है और जो भी होगा देख लिया जाएगा, अगर हमें पीछे हटना है तो हम पीछे हट जाएंगे, थोड़ा आप पीछे हट जाएगा, और उसके बाद तस्वीर भी थोड़ी थोड़ी ऐसी नजर आई। लेकिन बॉर्डर्स पर जब इस तरीके का वायलेशन होने लगे तो किस तरीके के संकेत आप डिफेंस को मिलते हैं, डिफेंस सेक्टर पे आते हैं? सिंपल सी बात है जी, आपकी कंटीजेंसी प्लान होती हैं, ये टिट फॉर टैट नहीं होता कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। अभी हमने अपना जो टॉस का लेवल उसको बढ़ाते गए, लेकिन पहले कर्नल साहब गए, फिर ब्रिगेडियर साहब गए, फिर मेजर जनरल सर्जन, वो फाइनली एक दूसरे के जो मैं यहाँ से 1-2 किलोमीटर हट जाता हूँ, आप वहां से इधर हो जाओ, इधर हो, बस वो मीडिया को दिखाने के लिए कि कोई मूवमेंट हो गया है जी। बट अनलेस यू डोंट टॉक एट द हाईएस्ट लेवल एंड कम टू सम वेरी वेरी कंक्रीट सोल्यूशन, ऐसी बातें होती रहेंगी। और जब भी ऐसी बातें होती हैं, मैं मिलिट्री कमांडर को मिलिट्री का होने से सबको मालूम है कि जनरल हून ने क्या किया और कुछ और कमांडर्स हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, उन्होंने सीधा किया कि पहले मेरे को इसका नाक दबाने दो, इसका सिर दबाने दो, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स बीच में आएंगे। तो देयरफॉर आई विल रिक्वेस्ट, जो स्पॉट के ऊपर होता है मिलिट्री कमांडर है उसी को सबसे ज्यादा मालूम है, एंड दे शुड टेक एक्शन एज फॉर दैट। सर, ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहना चाहूंगा जी, पता नहीं क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक भी जो बॉर्डर का एरिया है आईटीबीपी आर्मी के अंडर नहीं है, आईटीबीपी होम मिनिस्ट्री के अंदर है जी। तो आप होम और डिफेंस क्यों मिक्स कर रहे हैं आप? गिव एंटायर थिंग टू द आर्मी कमांडर। बोल देंगे जी आईटीबीपी भी आपके साथ लाइजन में रहता है, नहीं, जब तक पूरी कमांड आपके नीचे नहीं होती वो बात नहीं रहती। अगर वो बोलें कि पॉलिटिकली ये मिलिट्री बॉर्डर बन जाता है या कुछ भी होता है, आपको ये सब कुछ सीरियसली लेना पड़ेगा। और आज से जब भी हम सर्विस में थे तब भी बातें सुनते थे और बात करते थे, तब हम सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक रहते थे जी। हम ये बात जरूर करते थे, सुनते थे अगर हम चाइना के लिए तैयारी करें तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली इनहेरेंट हो जाता है उसका थ्रेट, लेकिन हम हमेशा पाकिस्तान के स्पेसिफिक ही रहे हैं। चाइना के ये हमने बातें की हैं, लेकिन अभी भी इन द इक्विपमेंट एंड ये तो मैं सिर्फ लैंडलाइन बॉर्डर्स की बात कर रहा हूं। द बिगेस्ट एडवांटेज जो इंडिया को है, जो पेनिनसुला का इसने आज तक एडवांटेज नहीं लिया, वो है इंडियन ओशन की कंप्लीट डोमिनेशन। क्यों नहीं आपने इंडियन ओशन को पूरा किया? मलक्का स्टेट को क्यों नहीं आप ब्लॉक कर सकते? जो चाइना के बिल्कुल साउथ में है, ताइवान, कोरिया और छोटे छोटे देश, आप उनमें जाके क्यों नहीं कुछ कर सकते? यहाँ सिर्फ बैठने में और 2-4 स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। आई विल लाइक टू एड्रेस दिस सिचुएशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड टू let's say the CDS or whoever is the security at the top level. Please don't fool public. Do something concrete on the ground.
What you are doing is you are fooling the public. सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है, इस चीन और भारत के बीच का संघर्ष जो कि पिछले 2 महीने 3 महीने से हम खास तौर से देख रहे हैं, इसको आपने भी बहुत करीब से वॉच किया होगा। कहां पर हम चूक रहे हैं? क्या हमें बात का जवाब बात से ही देना चाहिए, या जिस तरीके के वायलेशन हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी चीन की तरफ से सैनिकों के साथ झड़प की गई, आज फिर यही हुआ, हमने 3 जवान, आज अपने एक अफसर 2 जवान खो दिए। क्या अब हमें स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, हमें भी थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी बॉर्डर पर? देखिए जी, मैं बार बार ये बात अभी भी बोल चुका हूँ, चाइना कभी भी बातचीत के रास्ते मानने वाला नहीं है। जब तक आप उसको अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, वो आपको तंग करता रहेगा। वो ताकत आपकी सिर्फ आप बोलते रहोगे कि ईस्टर्न लद्दाख, वेस्टर्न लद्दाख, ये जब तक आप उसके पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप अपनी ताकत उसके अगेंस्ट नहीं दिखा सकोगे, तो आप उसके ऊपर स्टेटमेंटशिप या वर्ल्ड लेवल के ऊपर विक्ट्री नहीं पा सकते जी। ही हैज गिवन यू ए चांस। कोविड की वजह से उसकी जो पोजीशन है काफी डाउन है जी। एंड इफ डिप्लोमेटिकली एंड एज ए स्टेट्समैन उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। और नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर खुली छुट्टी दे दीजिए आर्मी वालों को, दे विल बी एबल टू डू इट much better than what the political leadership is expecting. ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जो आपने बात कही बहुत सटीक है कि आर्मी को छूट दीजिए बॉर्डर पर, और उसके बाद आप देखिए कि भारत के जवान भी चीन को सबक सिखा सकते हैं, लेकिन अब सख्ती की जरूरत है। ये जे संधू की तरफ से कहना था। तो एक अफसर और 2 जवान हमारे शहीद हुए। कुछ दिनों से भारत और चीन पर लगातार संघर्ष की स्थिति देखी जा रही थी। आज फिर बॉर्डर वायलेंस हुआ, और जिसमें हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए। भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई है। एक बार फिर से मैं आपको डिटेल में बताते हैं। गलवान घाटी में झड़प हुई, और गलवान घाटी में झड़प होने के बाद एक अफसर 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। यह रात की घटना बताई गई है। झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी आई है। दिग्विजय सिंह हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, अगर सीधे तौर पर हम देखें, एक अफसर का खो जाना, 2 जवानों का खो जाना। जी हाँ, संधू साहब हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि चीन के साथ जब तक आप सख्ती से पेश नहीं आएंगे, चीन बार बार आपसे झड़प करेगा। अब उसने सर उठा लिया है, तो उसके सर को कुचलना पड़ेगा। तुषार, देखिए, खास बात यह है कि जो अफसर हमारा शहीद हुआ है वो कोई मेजर रैंक का अधिकारी नहीं था, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कन्फेडरेशन में एकदम आगे रहते हैं। बिल्कुल, ये कर्नल रैंक का एक अधिकारी की शहादत हुई है। यानी कि वो वहां पर गया होगा स्ट्रेटेजिकली बातचीत करने के लिए, किसी और वजह से उसको जाना पड़ा होगा। नॉर्मली कर्नल रैंक का अधिकारी एकदम फ्रंट लाइन पे नहीं रहता है, वो जरूरत पड़ने पर लीड करने जाता है। और ये भारतीय सेना में ही ऐसा होता है। भारत और यूएस सेना 2 ऐसी हैं जहां कर्नल रैंक का अधिकारी आगे लीड करता है। अदरवाइज चाइनीज आर्मी में खुद जो है कर्नल रैंक के अधिकारी कहीं पीछे सुरक्षित बड़े होते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी लीड करने के लिए आगे जाते हैं और फ्रंट लाइन पे जाते हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी, यानी कि बहुत ज्यादा उकसावे वाली कार्रवाई हुई होगी, और ऐसे में एक कर्नल के ऊपर फायरिंग करना दर्शाता है कि चाइनीज सेना के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। और ये हुआ कहां है? अगर ये पेगोंग झील पे होता तो फिर भी बात समझा जा सकता था। ये गलवान घाटी पे हुआ है, यहाँ से बॉर्डर। जी, यहाँ पे आपने अनडिस्प्यूटेड बॉर्डर, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे चाइना भी मानता है कि ये जो गलवान घाटी का एरिया है वो इंडिया का है। अब दौलत बेग ओल्डी के जो बात आ रही है कि दौलत बेग ओल्डी पर जो भारत रोड बना रहा है, इससे चाइना को प्रॉब्लम है। समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि वो तो एक टूल हो सकता है, मिलिट्री टूल है कि ठीक है आप रोड को ब्लॉक कर दोगे कि तो आपको एक मिलिट्री एडवांटेज मिल जाएगा। असल वजह क्या है? धारा 370 जब से भारत ने खत्म किया है, जब से लद्दाख का एक स्टेटस चेंज किया है, चाइना को ये बात बहुत बुरी लगी है। और वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि अगर आप हमारी मर्जी के बिना स्टेटस चेंज कर रहे हो तो हम भी स्टेटस चेंज कर सकते हैं, और हम सेना के जरिए कर सकते हैं। दुनिया भर से दबाव है चाइना के ऊपर, हांगकांग को लेकर उसके ऊपर वैश्विक प्रेशर पड़ रहा है, साउथ चाइना सी को लेकर प्रेशर पड़ रहा है। बावजूद उसके उसने ये इंडिया के साथ अपना ईस्टर्न फ्रंट खोला है। जिस समय वेस्टर्न फ्रंट से एक अपना तेज तरार ऑफिसर उठाकर यहां पर डाला गया था, यह माना जा रहा था कि उस अधिकारी की बातचीत करके चीजों को सुलझाने की स्पेशलिटी रही है, तो चाइना शायद बात को सुलझाना चाह रहा है। लेकिन वो वही 1962 वाली रणनीति फिर से देखने को मिल रही है कि आप सामने आपसे बात कर रहे हैं और पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं। ये आपने 62 वाला जिक्र किया, क्योंकि मुझे याद है 62 से पहले माओ जब आए थे तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे। जब हम बॉर्डर पर क्रॉसिंग करने पहुंचे, वो पूरी तैयारी करके बैठे थे,
और आज हालांकि वो हालात अब बदल चुके हैं, बॉर्डर्स पर इतने अब पुलिसिंग करने नहीं जा रहे, हम भी अपनी पूरे डिफेंस सिक्योरिटी के साथ वहां पर मौजूद हैं, लेकिन आज का ये स्ट्रेटेजिकली अगर उसने कदम उठाया है, स्ट्रेटेजिक कदम अगर मानकर चलें कि फायरिंग की गई, वहां पर हमारे 3 जवान शहीद हो गए, तो बहुत कुछ सोच समझ कर चीन ने ये किया होगा। शायद वो अब लड़ना ही चाह रहा है कि आओ दो हाथ करें। देखिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, चाइना ने अपने सैनिकों को बिल्कुल पीछे नहीं हटाया। जो बीच में खबरें आ रही थी वो पूरी तरह से गलत थी कि चाइना ने अपने कुछ सैनिक हटाए हैं। और अगर हटाया होता तो ये जो आज हमें देखने को मिल रहा है, जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हालांकि 3 लेयर्स पे बातचीत चल रही थी तुषार। हम एक सेना के अधिकारियों के बीच जो बातचीत देख रहे थे, जिसको कि आगे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, लेकिन वहां बीजिंग में हमारा दूतावास जो है वो चाइना के विदेश मंत्रालय से बात कर रहा था, और यहां भारत में चाइनीज दूतावास के साथ हमारा विदेश मंत्रालय बात कर रहा था। 3 लेयर्स पे बातचीत चल रही थी। और अगर आज की फायरिंग है तो हुई है, तो इसका मतलब तीनों लेयर आपको रोकूं, अगर तीनों जगह पर बातचीत चल रही है उसके बाद भी चीन फायरिंग कर रहा है, तो फिर संकेत क्या मान लिए जाए? बिल्कुल संकेत यह है कि वो दिखाना कुछ चाहता है, करना कुछ चाहता है, जैसे कि उसकी एक वैश्विक छवि है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र जी जुड़ गए फोन लाइन पर। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में संघर्ष लगातार चल रहा है और फायरिंग चीन की तरफ से की गई, जिसमें हमारे एक कर्नल रैंक के अफसर शहीद हो गए, 2 जवान शहीद हो गए, पहले प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। देखिए, जब हम किसी भी तरह का कोई डी एस्केलेशन प्रोसेस करते हैं तो ये अपने आप में बड़ा केयरफुली करना चाहिए। और ट्रेडिशनली भी हमने देखा है, जब हम भी वहां थे, कि जब दोनों तरफ से ट्रुप्स को पीछे हटना होता है तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी बात ना करें, कोई एक्शन ऐसा ना करें जिससे दूसरा इरिटेशन में आ जाए, क्योंकि हथियार उनके पास भी होते हैं, हथियार आपके पास भी होते हैं। उस गर्मा गर्मी के माहौल में कोई भी छोटी सी बात ट्रिगर कर जाती है, जिसका एक्चुअली पोस्टमार्टम कभी आप कर ही नहीं पाएंगे। तो जिस तरीके से गलवान वैली में डी एस्केलेशन का प्रोसेस स्टार्ट था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाइना को रिट्रीट होने का, जो वापस जाने का जो है, वो बर्दाश्त नहीं था, जो ऑन ग्राउंड ट्रुप्स हैं। हालांकि उन्हें जब ऑर्डर मिला होगा, तो इस वजह से इस तरह का इंसिडेंस होना अपने आप में दिखाता है कि दोनों तरफ से फौज में वो रिस्ट्रेन, वो कंट्रोल, वो अपने आप पर काबू शायद एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जब नहीं होता तो सिचुएशन इसी तरह खराब हो जाती। कर्नल शैलेंद्र, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है गलवान घाटी में जहां चाइनीज आर्मी बैठी हुई है वो ऊंचाई पर बैठी हुई है, तो इसका एक एडवांटेज है उनको। देखिए, इसमें हमें कोई किसी तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहाड़ों में लड़ाई सिर्फ पहाड़ी चोटियों की ही होती है। जिसके पास चोटियां हैं, जो आपके इलाके के अंदर तक देख सकता है, वो अपने आप में एक एडवांटेज की सिचुएशन में होता है। यस, हमें मानना पड़ेगा कि इस समय चाइना उन पहाड़ियों के ऊपर, जहां से वो गलवान वैली में देख पा रहा है, वो उस रोड को डोमिनेट कर पा रहा है विजिबिलिटी की वजह से। इसी वजह से इंडियन फोर्सेस ने उसको प्रोटेस्ट किया कि ये पहाड़ियों पर ना आप थे ना हम थे, और इनके ऊपर आपका आना गलत है। उसी वजह से हमारा डिस्प्यूट उनके साथ ट्रिगर हुआ था। तो कर्नल शैलेंद्र, आपके कुछ सोर्सेस होंगे, क्या जानकारी मिल रही है, करीब कितनी चाइनीज आर्मी वहां मौजूद है इस वक्त गलवान में? देखिए, एग्जैक्ट खबर कभी भी बाहर नहीं आती, लेकिन यस, जब हम कहते हैं कि गलवान वैली में वो स्ट्रेंथ में आए हैं, तो ऐसा समझना कि 500 से 700 लोग आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि पहाड़ों में अगर आपके सामने कहीं 200 और 100 लोग भी आ जाते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत फॉर्मिडेबल पोजीशन होती है। और इसी के वजह से हमने गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगयांग्सो में मैन टू मैन, टैंक टू टैंक, गन टू गन डिप्लॉयमेंट इस तरीके से करी है कि किसी भी तरह से चाइना को कोई एडवांटेजियस सिचुएशन ना मिले। अच्छा, ये गलवान घाटी की बात हुई, जो आपने बाकी 2 जगहों के नाम लिए, टोटल 3 जगह विवाद चल रहा है। पेगोंग झील का एक एरिया है, दूसरा हॉट स्प्रिंग का एरिया है, वहां क्या सिचुएशन है? देखिए, जहां तक पेंगयांग्सो का सवाल है, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि किस्मत से मैं उस फिंगर 4 पर सर्व कर चुका हूं, जहां से हमारी बॉर्डर पेट्रोल फिंगर 8 तक जाती है।
सभी को समझाने के लिए मैं कह सकता हूं, फिंगर 4 चाइना की क्लेम्ड एलएसी है, फिंगर 8 इंडिया की क्लेम्ड एलएसी है चाइना की तरफ। ना चाइना ना इंडिया 4 और 8 के बीच में कभी भी किसी भी तरह का डिप्लॉयमेंट करता है। हम अपना बेस बनाते हैं 4 से पहले, रात को शाम को आकर बैठते हैं, अगले दिन सुबेरे 4 से लेकर 8 तक की पेट्रोलिंग कर वापस आते हैं और अल्टीमेटली अपने इलाके में आ जाते हैं। दोनों तरफ से पेट्रोलिंग इसी तरह होती है। सिरिजाप 1 और सिरिजाप 2 जो कि पहले उनका बेस हुआ करता था, उन्होंने वहां पर जो सड़क बनाई थी, उस सड़क के वजह से उनका इंडक्शन ऑफ ट्रुप्स थोड़ा जल्दी हो सकता है और इस वजह से जब वो फिंगर 8 से 4 की तरफ इस बार पेट्रोलिंग करते हुए आए, तो फिंगर 5 पर आकर जब वो बैठकर अपना बेस बनाने लगे, तो हमारे फिंगर 4 से हमने अपनी फोर्सेस आगे करी कि आपका प्रोटेस्ट है, आप यहाँ से नहीं रह सकते। लेकिन तब तक हमें पता चला कि इन्होंने फिंगर 5 और 6 के बीच में भी टेंट लगाकर और मशीनरी बीच में लाकर रख दी है। वहां से स्टैंड ऑफ बढ़ गया और हमारे भी लोगों ने फिंगर 4 जो कि हम जर्नली क्रॉस करते थे सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए, हमने भी अपनी डिप्लॉयमेंट स्ट्रॉन्ग कर दी फिंगर 4। और ये हॉट स्प्रिंग का एरिया, वहां पे क्या सिचुएशन है सर? देखिए, हॉट स्प्रिंग इस समय इतना ज्यादा डिस्प्यूट में नहीं है, क्योंकि जैसे ही चाइना ने विड्रॉल किया, वो मुझे लगता है कि हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में उन्होंने विड्रॉल कर लिया। बट गलवान वैली में हालांकि वो आपके इलाके में नहीं है, लेकिन जिन हाइट्स को उन्होंने पकड़कर बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए चिंताजनक है। वो हमारे अंदर देख पाते हैं, ये अपने आप में टैक्टिकली हमारे लिए फीजेबल नहीं हो। अच्छा, एक बात करना साहब आपसे जानना चाहेंगे, दौलत बेग ओल्डी की तरफ जो भारत अपने रोड बना रहा है, क्या ये सारा विवाद सिर्फ उस रोड को लेकर है या एजेंडा कुछ और है? नहीं, देखिए, रोड वैसे मैं आपको बता दूं, रोड बने या ना बने, हमारे पास पहले ट्रैक था, एक कॉपर ट्रैक वहां पर पहले भी था। मैं आपको आज नहीं, मैं 92 की बात बता रहा हूं, 92-93 में जब मैं वहां था, कि तब भी ये ट्रैक ठीक है, मुश्किल ट्रैक था, लेकिन हम इसका ऊपर से गाड़ी ले जा पाते। चाइना का जो मेन ऑब्जेक्शन है कि अगर जैसे ही हम ये रोड बना लेते हैं, तो हमारी जो फोर्सेस का इंडक्शन तेज हो जाएगा, जिसके वजह से वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वो मानते हैं कि ये इलाका आपके पास है, लेकिन वो इसको डिस्प्यूटेड लेकर, उनका क्लेम है कि नहीं, आप इसमें डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक तरफा जो उनका स्टैंड है, जो अपने आप में गलत है, कि वो अपने इलाके में डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम अपने इलाके में डेवलपमेंट नहीं करें। चलिए सर, शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ग्रुप कैप्टन हमारे साथ डीके पांडे जी जुड़ गए हैं। पांडे जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज रूम से, मेरे सहयोगी। पूजा, अपडेट आ रहा है कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी भारतीय सेना, इसको लेकर क्या अपडेट और बाकी क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब ये पूरी जानकारी दी है, क्योंकि अभी तक सेना की ओर से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की जा रही। लेकिन हाँ, ये कंफर्मेशन हो चुका है कि इस तरीके से चीन ने एक बार फिर से यहाँ धोखाबाजी की है, दगाबाजी की है, क्योंकि लगातार एक तरफ हम देख रहे थे कि डीएस्केलेशन होता है, लगातार बातचीत चल रही थी सैनिक स्तर पर, लेकिन अचानक से चीन का ये व्यवहार दरअसल सरकार के लिए भी इस वक्त समझ पाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि अचानक से चीन ने ऐसा क्यों किया। बातचीत के जरिए जिस मुद्दे को लगातार सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, आखिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि हमारे सैनिकों को मार दिया जाता है? ऐसा क्या होता है कि बातचीत के बावजूद भी इस तरह की हरकत की जाती है? लेकिन इस भी सरकार के सामने जो बड़ा सवाल बना हुआ है तुषार, वो ये कि सरकार का नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए। क्योंकि अगर तक पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान से जब जब इस तरह की तस्वीर सामने आती रही, तब तब हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन चीन के साथ में 1993 में जब एक बार करार हो जाता है, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगभग 50 सालों बाद ये तस्वीर सामने आती है कि गोलीबारी हो जाती है और उसमें हमारे जो शहीद हो जाते हैं हमारे जवान। लेकिन आज अब सबसे बड़ा जिस सवाल का मैं जिक्र करती हूं, सरकार को अब ये सोचना है कि क्या हमने जिस तरह से जवाब पाकिस्तान को दिया, क्या हम बिल्कुल वैसे ही जवाब चीन को भी दें? बिल्कुल यही देखना है। मैं पूजा आ रहा हूं आपके पास। डीके पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। भारत चीन सीमा पर जहां गलवान घाटी, जहां पर डिस्प्यूट ज्यादा नहीं है, वहां पर इस तरीके से वायलेशन हुआ है, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
और ये क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी प्रकार का तनाव हमें सीमा पर नहीं बढ़ने देना चाहिए, जबकि हम प्रयास कर रहे थे कि शांति रहे। और अगले 2 दिन बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में समझौता होने जा रहा था, बातचीत होने जा रही थी। तो ऐसा करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और एक परिस्थिति हुआ, निश्चित रूप से इसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा और निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि हम भी प्रत्युत्तर कड़े स्तर पर दें। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि 3844 किलोमीटर के इस क्षेत्र में जो बॉर्डर है उस पर अगर हमने निश्चित रूप से नहीं कोई हल निकाला तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि हमें परेशान करेगा। ऐसे वक्त में जब हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, दोनों देश जहां कोरोना के विरुद्ध लड़े, हम सीमा पर एक दूसरे को हम तनातनी करें, ये ठीक नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि 3 राउंड की जो हमारी लेफ्टिनेंट जनरल्स की बातचीत हुई और वो भी कुछ इसका हल न निकाल पाई। और इसका कारण मात्र एक ही है कि जो चाइना है वो एडमेंट है, वो नहीं चाहता। ग्रुप कैप्टन, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। किसी शायर ने कहा था, जंग लानत है या रहमत, ये सवाल अब ना उठे, जंग अब आ ही गई है तो रहमत होगी। अब जब फायरिंग शुरू ही हो गई है, हमारे कर्नल और 2 जवान शहीद हो चुके हैं, तो अब क्या अगला कदम होना चाहिए या क्या कुछ हो रहा होगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इसके लिए किसी प्रकार का आदेश की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं और ये जो है इसका उत्तर उसी समय दे दिया गया होगा। इसके लिए प्रचेषा नहीं की गई और क्योंकि हमारे नियम बड़े क्लियर हैं। हम हमारे पर गोलीबारी करें और हम उसका इंतजार करें, हम इतने आसान लक्ष्य नहीं दे सकते अपने दुश्मन को। अच्छा, और दुश्मन हमारी तैयारी देखकर थर्राता है और ऐसे क्षेत्र में जहां पर की इतनी परेशानियां हैं, वो दोनों के लिए जो टर्न है वो इतना पॉजिटिव टर्न नहीं है, फ्रेंडली टर्न नहीं है। और उनके लिए जिस क्षेत्र में ये हो रहा है, उस क्षेत्र में चाइना जहां पर 5 या 7 लाख किलोमीटर ऊंचाई को लड़ना होगा, उसके लिए विपरीत परिस्थिति हमारे लिए आसान है। लेकिन उनका ये कदम निश्चित रूप से उनका ये आत्मघाती साबित होता है। इसको हम आसानी से नहीं स्वीकार करेंगे और इसका प्रत्युत्तर निश्चित रूप से दिया गया जा रहा है और आगे और कड़ी से दिया जाएगा। चलिए पांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। संजय जी, अगर सीधे तौर पर देखें, लगातार पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर भी बातचीत चल रही थी, दोनों देशों के बीच भी, विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास, चीनी दूतावास के बीच में भी बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये बॉर्डर पर वायलेंस हुआ। किस तरीके के इस वक्त हालात चीन और भारत के रिश्तों को लेकर हैं या कितने सुधारवाद की तरफ हैं? दरअसल चाइना की जो प्रकृति है और चाइना का जो नेचर है वो यही है कि अपने पड़ोसी को दबा कर रखो और वो ताकत की भाषा जानता है। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले अगर गोली चली है एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो 11 सितंबर 1967 को चली थी सिक्किम के नाथुला में, और इसमें चाइना के भी 32 सैनिक मारे गए थे और हमारे 65 सैनिक शहीद हुए थे। तो उसके बाद ये 50 सालों में, ये तकरीबन 50 सालों में ये पहली बार गोली चली है। देखिए, बात ये है कि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एलएसी में, उसकी साइड में, तिब्बत साइड में, वो खूब तेजी से हो रहा है। और अभी तक जो भारत की जो सरकारें थी मोदी के पहले, वो आंख मूंदे हुई थी अपने लद्दाख में, लेह लद्दाख में और एलएसी साइड में। लेकिन जब से वहां पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, सड़क निर्माण का काम शुरू किया है और वहां पे अपने हवाई पट्टियों को ठीक करने का काम शुरू किया है, चाइना को ये नागवार गुजर रहा है। चाइना कभी नहीं चाहता कि भारत एलएसी साइड में अपने तरफ डेवलपमेंट करे। वो हमेशा यही चाहता है कि भारत हमेशा नीचा रहे और जब भी हम दबाएं तो झुकने को तैयार है और झुक जाए। तो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया होगा। अभी मैं सुन रहा था किसी कर्नल साहब की बातचीत को, उन्होंने ये भी बात बोली कि जब इस तरह की घटना होती है, बातचीत के दौरान जब गोलाबारी होती है, तो उसमें किसी के आदेश का इंतजार नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने गोली चलाई, हमारा मेजर और 2 सैनिक शहीद हो गए, तो हमें इंतजार करना है कि दिल्ली से कोई आर्डर मिले। वो आर्डर पहले से होता है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो अब ये बात अभी खुल करके सामने आएगी कि इधर से क्या कार्रवाई हुई। मैं लौटता हूं संजय जी, मैं आपके पास लौटता हूं। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया में। पहली प्रतिक्रिया, भारत चीन के बीच जो रिश्ते हैं सुधारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बॉर्डर पर वायलेंस हो गया। फिर से बोलिए। लगातार कोशिशें चल रही थी, दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी कि रिश्ते सुधर जाएं, तल्खियां कम हो जाएं, लेकिन इधर चीन ने ये जिस तरीके से बॉर्डर पर वायलेंस किया, उसके बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये जो आप कह रहे हैं ये एक बहुत ही सीरियस घटना है। जब बातचीत जाए
मतलब है जिसको कहते हैं छल से इन्होंने कार्यक्रम किया है जी। जब मीटिंग हो रही होती है और उस समय अगर वो ये करें या तो उनका अपने जवानों पे कंट्रोल नहीं है और ये भी जिसको थर्ड रेट आर्मी है या जवाब देने जिनेवा कन्वेंशन में इसका। बख्शी साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है, तो जिस तरीके से हालात हैं उसको लेकर कुछ अपडेट्स भी हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात आ रही है और सीटीएस भी लगातार बैठ करने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? लगता है ब्रजेश से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, रक्षा मंत्री की सीडीएस के साथ बैठक हुई है और चीन के साथ झड़प पर यह बैठक हुई है और 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय सेना कर सकती है। आपको बता दें कि और चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया है, वो हम आपको बता दें। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा, भारतीय सेना पर हमले का आरोप चीन ने लगाया। भारत की सेना की तरफ से आरोप ने हमला किया। भारत एक तरफा कार्रवाई ना करे, ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे हालात बिगड़े। तो चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन ने भारतीय सेना पर हमले का आरोप लगाया है। जिस तरह से हमारे 3 जवान यानी कि 2 जवान और एक कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हुए, उसके बाद चीन का विदेश मंत्रालय यह कह रहा है कि भारत ने हमला किया है, ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे हालात बिगड़े। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान आया है। दिग्विजय जी, चीन की तरफ से इस तरीके के बयान के मायने क्या निकाल लें? मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं तुषार, मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि यही प्रतिक्रिया आने वाली है चाइना की, क्योंकि जब हम 3 लेवल पे बातचीत में एंगेज होते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और आर्मी लेवल पे, उसके बाद अगर ऐसी कार्रवाई होती है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, जैसा कि प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे थे कि चीनी अधिकारियों का अपनी सैनिक के जवानों पर कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, आप दिग्विजय जी, मैं लौटता हूं के पास। प्रफुल्ल बख्शी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, विदेश मंत्रालय, चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भारतीय सेना ऐसी हरकत ना करे बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रफुल्ल साहब, उनका तो ये स्टाइल है, हमको पता है वो क्या कर रहे हैं। हमको अब ये वकालत में समय नहीं बर्बाद करना, हमको पहला एक्शन लेना है। ध्यान से सुनिए, एकदम से दूसरे फ्रंट के ऊपर आप अपनी कार्रवाई करिए, जहां ऑक्यूपेशन कर सकते हैं लैंड, एडवांस करिए और अपनी नेवी को ऑर्डर करिए कि उनका मालदीव्स में जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है उस पर कैप्चर करे स्ट्रेट अवे। जब तक डबल फ्रंट नहीं खोलेंगे इनके साथ में, ये अपने आप बैकआउट कर जाएंगे। ये हर करेंगे हम। अगर ये आपने चुप करके फिर कहा कि क्या हो रहा है, क्या बता दो, ये वो, एक कमजोर आदमी की नीति अगर उनको पता चल गई, उनके सैनिकों को ये ब्रेन वॉश किया गया है कि हिंदुस्तानी लड़ने को तैयार नहीं है, उनको नहीं पता। उसके सब पुराने सैनिक रिटायर होकर चले गए हैं। ये अपने सैनिकों को ब्रेन वॉश करते हैं। इसको उनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, डिफरेंट, यहाँ पर फायरिंग तो होगी, डिफरेंट फ्रंट को एक और करिए उसी जगह पे, 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर अभी स्ट्रेट अवे करिए और एयरफोर्स को कहिए रेड करिए, और तो स्ट्रैप करना हो, अटैक करना हो, एकदम से करिए। कुछ चीज में चूक मत करिए, तब चाइना सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा और हम फिर धरे के धरे रह जाएंगे। तो बख्शी साहब, आपके ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों सेनाओं को एक साथ होकर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी अपनी तो उधर करना है, एयरफोर्स को रेडी रहना है। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रेट अवे, पर एयरफोर्स को अब रेडी रहना है, चाहे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, जहां पे भी हो सकता है एयरफोर्स को लगाया जाएगा, पैराड्रॉप किया जाए। पर क्वेश्चन ये है, आपको डिफरेंट फ्रंट पे प्रेशर डालना पड़ेगा। चाइना यही लैंग्वेज समझता है। अब हमारे को कोई बहाना नहीं ढूंढना, इधर उधर की बातें नहीं करनी। प्रफुल्ल साहब, जिस तरीके से लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि डिप्लोमेटिकली यहां पर सब कुछ समझा लिया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब डिप्लोमेटिक वॉर होने जा रही है? दोनों देश डिप्लोमेटिकली तमाम हथकंडे अपनाएंगे, या अब बॉर्डर पर ही जिस तरीके की तल्खियां हैं वो बॉर्डर पर उसी तरीके की तल्खियां दिखाई देगी, दोनों तरफ से वायलेंस हो सकता है? ये दोनों होगा। चाइना भी अपनी डिप्लोमेटिक वॉर आगे वहां करेगा, पर यहां फायरिंग भी निरंतर करेगा। ये दोनों कार्रवाई होंगी। आप ध्यान से सुन लीजिए, ये कार्रवाई हमको भी डुअल कार्रवाई करनी है, और हमारे जो अमेरिका और बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन हैं, वो हमारे साथ खड़े होंगे तो हम उन्हें रोके नहीं इस समय। हमको उनको, क्योंकि वो सब तंग आए हुए हैं चाइना से, इसका फायदा हमें उठाना पड़ेगा और जरूर चाहिए उठाना। हम उसका फायदा उठाए लोगों की दोस्ती का, पर अपने फ्रंट को निरंतर खोल दें
और इस समय चाइना को पता चल जाना चाहिए था कि अब ये क्या ये घटना है हमारे को अभी पता चली है। इसका हमें एक तो ये इतनी देर जो हुई, हमें तो इसकी चिंता है। बख्शी साहब, एक सवाल मेरा है आपसे, जब विश्व कम्युनिटी की हम बात करते हैं, रशिया का क्या रोल देखते हैं आप, क्योंकि उसके भारत और चीन दोनों से बहुत अच्छे संबंध है। इस समय रशिया कोई इंटरवीन नहीं करेगा। रशिया के बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करेगा, चाइना को समझाने की कोशिश करेगा, और रशिया का स्टैंड अलग होगा, पर रशिया हमारे साथ में बिल्कुल है। और क्योंकि हमारे साथ तो उससे बड़े सारे रिलेशन है, इंक्लूडिंग आर्मामेंट के रिलेशन है, जो सबसे बड़ी बिजनेस होती है, तो रशिया अपनी मार्केट नहीं खोना चाहेगा। और दूसरी बात यह है, बाकी कंट्रीज जो है वो अपना प्रेशर डालेंगे, साउथ चाइना सी में प्रेशर पड़ना लग जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियन, फिलीपींस वो प्रेशर डाल सकती है इस समय, अगर हम अपनी बात पूरी रखें ऊपर, क्योंकि यही मौका है चाइना को दबाने का। अब उन्होंने पहला कदम उठाया, कोई बात नहीं, पर यह मौका हम हाथ से नहीं चूकना चाहिए। हम बाकी कंट्रीज को मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल साहब हमसे जुड़ने के लिए। सीधे तौर पर एक बात साफ है, दिग्विजय जी, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। प्रफुल्ल साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे क्योंकि अमेरिका लगातार एक फ्रंट खोला हुआ है चाइना के खिलाफ, और अब इंडिया के खिलाफ उसने खोला है, दोनों को साथ आ जाना चाहिए। देखिए, अगर इस समय तनाव बढ़ता है तो यकीनन ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। अमेरिका बहुत समय से इस मामले में बीच में आना चाह रहा है, इंटरफेयर करना चाह रहा है। और अमेरिका के आने का मतलब सिर्फ अमेरिका का आना नहीं होता है, उधर साउथ चाइना सी में, जैसा प्रफुल्ल साहब कह रहे थे कि कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है वो अपनी पकड़ बनाएंगी और दबाव बनाएंगी वहां पर। हिंद महासागर में इंडियन नेवी काफी स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर श्रीलंका पे जो नेवल बेस है चाइना का, अगर उसको टाइट कर दिया गया तो चाइना कहीं ना कहीं दबाव में आएगा और वो मजबूर होगा लद्दाख का मामला सुलझाने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जुड़ गए हैं, केजी बघेल साहब। बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। पहली प्रतिक्रिया भारत चीन के बीच जो रिश्ते हैं उस पर, और साथ ही साथ जो आज चीन ने हरकत की है उस पर। ब्रिगेडियर साहब, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? सब पहली जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा, जिस तरह से चीन ने हिमाकत की है। हाँ, ये किसी का कोई ना कोई प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, वो प्रेशर को कम करने के लिए उनको ऐसा कर रहे हैं वो लोग, ताकि दिखाने के लिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो चीज हो रही है अभी, ये किसी प्रेशर के अंदर हो रही है। वो जो जहाँ चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो वहां पर प्रेशर ना डाले, वहां पर ना जाए, तो उसको कम करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ताइवान पर प्रेशर है, हांगकांग पर प्रेशर है, साउथ चाइना सी पर प्रेशर है, उसके बावजूद चीन इस तरह से कैसे एक फ्रंट खोल रहा है? ये देखिए, फ्रंट खोलने का मतलब यही है कि जो और ज्यादा प्रेशर डालना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान उनके तरफ ना जाए, अमेरिका या और तरफ ना जाए, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो कर रहे हैं कि भाई कोई कोई इनको इधर रखा दिया जाए। तो इसलिए बार बार जो है यही कोशिश हो रही है उनकी तरफ से कि हम किसी प्रकार से इनको डिस्ट्रैक्ट करें, किसी प्रकार से इनको हटाएं कि ये उनको सपोर्ट ना करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय साहब, जिस तरीके से चीनी विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया कि भारत ने यह हिमाकत की है, अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, क्या इससे यह साबित होगा? क्योंकि सीधे तौर पर हम जवान तो हमने खोए हैं, कर्नल तो हमने खोया है, 2 जवान तो हमने खोए हैं। संजय जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क संजय जी से नहीं हो पा रहा। दिग्विजय, यही सवाल मेरा आपसे भी है, चीन ये कहकर साबित कैसे कर पाएगा? साफ तौर पर अगर हमारा कर्नल खोया है, हमने 2 जवान खोए हैं, तो ये हिमाकत तो चीन ने की। देखिए, चीन ने, मुझे लगता है ये बयान पहले तैयार किया था, उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो बाद में हुई है। इसको मानने का कोई आधार नहीं है कि चीनी सैनिक इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने अपने अधिकारियों की बात नहीं सुनी या कोई जवाबी कार्रवाई की। जो भी नीचे होता है, जैसा कि हम पहले भी रक्षा विशेषज्ञों के साथ बात कर रहे थे, जब आप नीचे होते हैं तो आप नीचे से ऊपर फायरिंग नहीं करते हो, क्योंकि आप डिसएडवांटेज में होते हो। और कर्नल रैंक का अधिकारी अगर वहां पे मौजूद है तो वो कम से कम ऐसी बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, उकसावा ऊपर से आया है और ऊपर से फायरिंग हुई है, उसके बाद भले उन्होंने जवाब दिया हो, और वो दिया ही होगा, लेकिन ये बयान तो साफ बताता है कि हम पहले से तैयार थे जी, बयान तैयार करके बैठे हुए थे कि हमारी सेना कार्रवाई करेगी, उसके बाद हम बयान देके सारा ठीका भारत के ऊपर फोड़ देंगे। वही हुआ है। अब देखते हैं 2 बजे भारतीय सेना क्या कहती है। पूजा, कुछ अपडेट्स आ रहे हैं क्या इस पूरे खबर से जुड़े हुए?
देखिए फिलहाल ऐसा कोई अपडेट्स नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ये है कि लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है और क्योंकि लगातार इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि अब जिस तरह से चीन की ओर से ऑफिशियली एक जवाब आ जाता है कि ऐसी कार्रवाई भारत ना करे, इसी तरीके से लगातार अब भारत भी अपनी स्ट्रैटेजीज तैयार कर रहा है। सीडीएस के साथ में लगातार बैठक चल रही है, खुद रक्षा मंत्री मौजूद हैं, उनकी अगुवाई में पूरी बैठक चल रही है, तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा चल रही है क्योंकि इस वक्त भारत के सामने चुनौती है कि अब जवाब स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युद्ध की एक्सरसाइज लगातार चीन कर रहा था, क्या आगे अब भारत को भी युद्ध के तहत ही जवाब देना चाहिए और क्या हम उस हिसाब से तैयार हैं। और जिस तरह से लगातार तमाम मेहमान बातचीत कर रहे थे, इस बीच मेरा भी एक सवाल था, अगर कोशिश कीजिएगा आप लोग भी पूछ पाए। सवाल ये था कि जिस तरीके से चीन बखूबी इस बात को जानता है कि इंटरनेशनल स्तर पर उसके ऊपर ऑलरेडी दबाव है, फिर उसके बावजूद इस तरह की अगर वो हरकत करता है तो उसके पीछे का मकसद क्या। दूसरी बात ये कि अभी जिस तरीके से चीन ने ये कहा कि हम पर कार्रवाई हुई है, यानी हमने नहीं कि हम पर ये कार्रवाई हुई है, इसका मतलब क्या इसको ये भी माना जाए कि चीन सरेंडर कर रहा है और चीन अब डर चुका है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब होगा क्या, हिंदुस्तान करेगा क्या, क्या डिप्लोमेटिकली इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा, या जिस अभी की घटना का जवाब तो भारतीय सेना ने दे दिया होगा, लेकिन इसके आगे अगर दोबारा होता है तो क्या होगा, यही मैं दिग्विजय जी से समझूंगा। सर, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्योंकि अब तक हम पाकिस्तान पर एक्सरसाइज हमने बहुत की है, पाकिस्तान के मामले पर हमें पता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन चाइना के मामले पर जिस तरीके के कोई डोकलाम का मामला हुआ था, लेकिन इस तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई थी, डिप्लोमेटिकली मामले को सुलझा लिया गया था 2017 में, आज भी वही हालात थे, लेकिन अब जब एक बार फायर खुल गया, इसके बाद भारत क्या करेगा? देखिए काफी कुछ ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारा क्या फैसला करती है उस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान के समय में स्थिति दूसरी थी, इंटरनेशनली हम इतने स्ट्रांग नहीं थे क्योंकि वहां एक डर था कि वर्ल्ड कम्युनिटी कहेगी कि हमने बॉर्डर को पार किया है, हमने कोई कार्रवाई की है, इसलिए वो बहुत ही सोच समझ के दोनों, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना पड़ा था, एक मौका था। और तब जितनी पॉलिटिकल विल दिखाई दी स्ट्रांग, आई थिंक अभी भी दिखना चाहिए क्योंकि इस समय वर्ल्ड कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, अमेरिका और उसके तमाम समर्थक देश आपके साथ खड़े हैं। रही बात रशिया, जो कि वर्ल्ड कम्युनिटी में एकमात्र सपोर्टर है चाइना का, ये तो तय है कि अगर वो भारत के साथ नहीं आया तो कम से कम भारत का विरोध नहीं करेगा। और प्रफुल्ल बख्शी जी की तरह मैं भी इस बात से सहमत हूं कि रूस को इस समय भारत का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उसके व्यापारिक हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में भारत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है। अब अगर हम कुछ कार्रवाई करते हैं सीमा पार इसका बदला लेने के लिए, तो कम से कम वर्ल्ड कम्युनिटी में और डिप्लोमेटिक लेवल पे भारत को एक एडवांटेज रहेगा। लेकिन अभी बातचीत ये चल रही होगी कि भारत जो है 3 लेवल पे इंगेज करेगा। एक तो फिर से पॉलिटिकल लीडरशिप को कांटेक्ट किया जाएगा, अपना विरोध जताया जाएगा। अब तक जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जो बीजिंग में भारतीय दूतावास है उसने अपना ड्रोजियर सौंप दिया होगा, उसने आधिकारिक तौर पर विरोध जता दिया होगा बीजिंग में। और यही नई दिल्ली में चाइना के राजदूत को बुलाकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अब तक कर दिया होगा या बुलावा भेजा जा चुका होगा अपना विरोध जताने के लिए। इसके अलावा यूएन और दूसरे पक्ष में भी अब जो एक लॉबिंग का दौर शुरू होगा दोनों देशों की तरफ से। बिल्कुल, और खासतौर से एक चीज और देखा जाए, इस बीच अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि गलवान वैली लद्दाख से चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिकों की शहादत का समाचार मिला है। भावपूर्ण नमन। सरकार से इन हालातों में भारत चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा है। अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे दिग्विजय जी, अमेरिका अंडर प्रेशर है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी इस वक्त अंडर प्रेशर में है, इंडिया भी अंडर प्रेशर है। और गाहे बगाहे ही सही, इसकी अपुष्ट तौर पर ही कह लीजिए, लेकिन ये कहा जा रहा था कि चाइना कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करेगा, एक महाशक्ति के तौर पर आने की कोशिश करेगा। वो कहीं ना कहीं ये तो नहीं समझ रहा कि अमेरिका अंडर प्रेशर है इस वक्त कोरोना की वजह से, इंडिया अंडर प्रेशर है, क्यों ना एक बार दबाव बनाकर देखा जाए। देखिए, प्रेशर हटाने का हर देश के लीडरशिप के पास एक बहुत आसान तरीका होता है, राष्ट्रवाद जगाना, जो कि चीन कर रहा है। उसके ऊपर अंदर इंटरनल बहुत ज्यादा प्रेशर है, चाहे वो कोरोना में विफल रहा है, खबरें छुपाई जा रही हैं, वहां पर सिर्फ 80,000 लोग ही वहां पे पीड़ित हुए हैं, ये बात किसी के भी गले उतर नहीं रही है। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में वो बदनाम हो चुका है, उसकी खुद की जनता उसके खिलाफ है, लेकिन वहां लोकतंत्र की क्या औकात है ये आपको और सबको अच्छी तरह से मालूम है। ताइवान उसको आंखें दिखा रहा है, साउथ चाइना सी में वो दबाव पे है, हांगकांग का स्थिति उसके हाथ से निकलती जा रही है। ऐसे में उसने अपने देश के नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश की है, ये फ्रंट खोला है भारत के साथ में। अब अगर इसी फॉर्मूले पे आए, अमेरिका के ऊपर प्रेशर है इंटरनल बहुत ज्यादा, लेकिन अगर चाइना के साथ अमेरिका कोई एक फ्रंट खोल देता है तो सोचिए उसका प्रेशर कितना ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना वहां भी जग जाएगी। वही बात भारत के साथ भी होगी। तो अगर चाइना की ये थिंकिंग है तो ये हथियार उसके ऊपर जो है ये उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि हर किसी के पास एक आसान जरिया होता है, वॉर के जरिए राष्ट्रवाद का तरीका अपनाइए और अपनी जनता का ध्यान जो है मुद्दों से हटा दीजिए। और यहां भारत या अमेरिका कोई भी जो है चाइना के ऊपर थोप नहीं रहा है जंग,
ये चीन है जो उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, हर तरफ कर रहा है, सिर्फ एक बॉर्डर पे नहीं कर रहा है। अगर पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी आज चाइना के खिलाफ है तो वो सिर्फ भारत की वजह से नहीं है। चाइना हर तरीके से दुनिया के देशों की शांति व्यवस्था, वहां की स्थिरता को भंग करने की कोशिश में है, वहां के बिजनेस में घुसपैठ कर रहा है। तभी सिर्फ भारत ने नहीं, दुनिया भर ने अपने अपने रूल सिर्फ चाइना के लिए बदले इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो इस समय चाइना के ऊपर ये कम से कम वर्ल्ड कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ये उल्टा दाव पड़ने वाला। अगर वर्ल्ड कम्युनिटी की पूजा बात करें, वर्ल्ड कम्युनिटी में अमेरिका को ले लीजिए, आप चाइना को ले लीजिए, रशिया को ले लीजिए और तमाम दूसरे देशों को ले लीजिए, अभी जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके के हालात दिख रहे हैं और अभी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई हैं वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से? जैसा आप जानकारी ले रहे थे कि क्या कुछ अभी तक अपडेट है हमारे भारत में, तो अभी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। गृह मंत्री ने बैठक ली है और ये बैठक लगातार जारी है, जिसमें खुद विदेश मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, सीडीएस मौजूद हैं, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब ये जो हुआ है, जो चाइना की ओर से हुआ है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। और जिक्र लगातार होता है कि कूटनीतिक दबाव क्या बना जाएगा, क्योंकि अब तक हम हमेशा से ही युद्ध को इग्नोर करते हैं पहले, और हम कोशिश ये करते हैं कि बातचीत के जरिए ही हम पूरे मामले को सुलझा लें। लेकिन चीन ने जिस तरीके से इस बार धोखेबाजी की है और जो दगाबाजी की है, इसका जवाब ये बहुत, जो तमाम मेहमान हमारे से जुड़े उनकी ओर से भी कहा गया कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता या फिर ये फुल कमांड होती है सैनिकों की, अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो आप किसी आदेश का इंतजार नहीं करेंगे, आप तुरंत वहां पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। और लगभग अभी जो जानकारी सूत्रों से मिल पा रही वो यही है कि हमारी सेना ने वो कार्रवाई की भी, और उसमें कुछ चीन के जो सेना के जवान थे वो भी मारे गए हैं, और जो कार्रवाई चीन की ओर से पहले की गई उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। अभी तक ये जानकारी सूत्रों के हवाले से, लेकिन जो अभी तक अपडेट है वो यही। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, बाकी की कंट्रीज की ओर से अभी तक ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं आए हैं, लेकिन इस बात को हम बखूबी जानते हैं कि इस पूरे कोरोना काल के दौरान में चीन की तमाम हरकतों के बाद में, वो चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े देशों ने किनारा किया है चीन से। और जैसा कि दिग्विजय जी अभी जिक्र भी कर रहे थे कि जो इन्वेस्टमेंट को लेकर जो पॉलिसीज थी वो सिर्फ चीन के लिए चेंज की गई है, भारत के लिए चेंज नहीं की गई। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि चीन भी इस बात को बखूबी समझता है कि इंटरनेशनल लेवल पर उसके साथ पाकिस्तान भले ही आकर खड़ा हो जाए, लेकिन इसके अलावा अगर बाकी के बड़े मुल्कों की बात करते हैं तो वो भारत के साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि इस बार चीन के अगेंस्ट में बाकी के मुल्क भारत के साथ एकजुट ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पर उनके लिए भी बेनिफिट है। चीन जिस तरीके से सबके साथ व्यवहार कर रहा है उसमें चीन के साथ में अच्छे व्यवहार हो, अब ये बहुत ही मुश्किल नजर आता है। लेकिन फिर भी भारत अभी एक कंफर्टेबल जोन में है। बाकी के लोगों को साथ में लाने के लिए भारत की ओर से अगर जो प्रयास किए जाते हैं वो ज्यादा दबाव बनाने में कामयाब और कारगर साबित होंगे चीन के खिलाफ में। तुषार, दिग्विजय जी, एक और अपडेट मुझे अभी ये मिल रहा है कि जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो बॉर्डर पर वहां पर हैं इस वक्त, और आपस में भारत और चीन के दोनों तरफ के अधिकारी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। जब ऐसे हालात होते हैं, जब गोलीबारी हो जाती है, कितना शांत वहां पर अधिकारियों को रहना होगा, क्योंकि भारत की तरफ से अगर कर्नल रैंक का अधिकारी खो दिया जाए, 2 जवान खो दिए जाए, उसके बाद एक टेम्पर हाई होता है, और ऐसे में शांति से बातचीत होगी या गर्मजोशी रहेगी वहां पर? देखिए, इसी को कहते हैं ट्रेनिंग, इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, जिसके लिए भारतीय सेना के साथ पूरी दुनिया भर में माहिर। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मौका पर कैसे अपना कूल बनाए रखना है, कैसे शांत होकर बात करनी है, इसमें भारतीय सेना माहिर है। जब उसको जंग लड़ने का होगा, जो बहुत अच्छे से जंग लड़ेंगे और दिखाएंगे भी असलियत की क्या है चाइना को, क्योंकि चाइना को ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि 1962 का भारत नहीं है, बिल्कुल, और ना 1962 की सरकार है जो एयरफोर्स के स्ट्रांग होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं करती है। यहां हम हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है, लेकिन फिलहाल अगर बातचीत चल रही है तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष कूल होकर ही बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बात सीनियर लेवल पे चल रही होगी, मेजर जनरल से नीचे के रैंक पे अभी मुझे विरोध जरूर जताया होगा। देखिए, विरोध तो हर जगह जताया है, सिर्फ सेना के स्तर पर ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जो है विरोध जताया जा चुका होगा या ऑफिशियल जताने की तैयारी चल रही होगी, वो तो जताया ही जाना है। लेकिन अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जो ग्राउंड पे बैठे हैं उनको पता है कि कैसे, किस समय कैसा रिएक्ट करना है, क्योंकि कई बार जोश में होश खोने की गलती भी जो है लोग कर लेते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि सेना के इतने सीनियर अधिकारी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।